एक जमीन, दो कौमें और एक कहानी जिसे दोनों बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखते हैं। आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के उसी उलझे हुए इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे एक ही घटना किसी के लिए आजादी का जश्न बन जाती है तो किसी के लिए तबाही का मातम। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि एक ही सच, दो अलग अलग हकीकत कैसे हो सकता है। साल था 1948 और जंग सिर्फ एक थी, लेकिन इसे दो नाम दिए गए। इजरायलियों के लिए ये था मिल्हेमेत हा-समाउत, यानी स्वतंत्रता संग्राम, एक राष्ट्र का जन्म, और फिलिस्तीनियों के लिए ये था अल नकबा, यानी महाविनाश। ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं है, ये दो अलग अलग दुनिया हैं, दो अलग अलग अनुभव हैं जो एक ही जमीन पर एक ही वक्त में जिए गए। और बस यही वो सवाल है जो इस पूरे संघर्ष की जड़ में है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतिहास का एक ही पन्ना एक कौम के लिए उम्मीद और चमत्कार की कहानी लिखे और ठीक उसी पल दूसरे के लिए बर्बादी और मातम की? इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा। तो इस सफर में हम सबसे पहले जमीन से जुड़ी हजारों साल पुरानी जड़ों को खंगालेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक नया आंदोलन ज़ायोनीवाद शुरू हुआ। इसके बाद हम ब्रिटिश राज और उसके उलझे हुए वादों की बात करेंगे। फिर आएगा साल 1948, जहां निर्माण भी हुआ और महाविनाश भी। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आग आज तक क्यों सुलग रही है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए इसकी शुरुआत से शुरू करना होगा। हम उस दौर में चलेंगे जब ये जमीन सिर्फ एक धार्मिक आस्था का केंद्र थी, और फिर देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ ये एक आधुनिक राजनीतिक आंदोलन का मकसद बन गई। यहूदी लोगों का इस जमीन से रिश्ता कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सोचिए, प्राचीन मिस्र के पत्थरों पर भी इजराइल का जिक्र मिलता है। यहीं पर इजराइल और यहूदा के राज्य थे, और फिर सदियों तक ये जमीन विशाल ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रही, जहां यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों समुदाय साथ साथ रहते आए थे। लेकिन फिर 19वीं सदी में यूरोप का माहौल बदलने लगा। वहां यहूदियों पर जुल्म बढ़ने लगे, और इसी जुल्म और असुरक्षा के माहौल से एक नए और शक्तिशाली विचार ने जन्म लिया, राजनीतिक ज़ायोनीवाद। अब मकसद सिर्फ पवित्र भूमि पर लौटना नहीं था, बल्कि अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि में एक ऐसा आधुनिक और सुरक्षित देश बनाना था जहां यहूदी हमेशा के लिए महफूज रह सकें। फिर आया 20वीं सदी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला विश्व युद्ध हुआ और सदियों पुराना ऑटोमन साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब इस इलाके में एक नई ताकत आई, ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने ऐसे ऐसे वादे किए जो एक दूसरे से टकराते थे, और जिन्होंने इस जमीन के मुकद्दर में एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष लिख दिया। 1917 का बैलफोर डिक्लेरेशन बस कुछ लाइनों का एक खत, लेकिन इसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ज़ायोनी आंदोलन के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश हुकूमत अब आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक घर बनाने का समर्थन कर रही थी। इस एक ऐलान ने एक तरफ उम्मीदों के चिराग जलाए तो दूसरी तरफ डर की आग भड़का दी, और इसका असर जमीन पर तुरंत दिखने लगा। बैलफोर डिक्लेरेशन और यूरोप में हिटलर के बढ़ते खौफ के बीच यहूदी लोगों का फिलिस्तीन आना तेज हो गया। आंकड़े देखिए, अकेले 1935 में सिर्फ एक साल में 60,000 से ज्यादा यहूदी वहां पहुंचे। वहां पहले से रह रही अरब आबादी के लिए ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपना भविष्य छिन जाने का जीता जागता डर था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर, साल 1948। ये वो साल था जिसने नक्शे बदल दिए, तकदीरें बदल दी। एक कौम का हजारों साल पुराना सपना सच हुआ तो दूसरी कौम की हकीकत एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक रास्ता सुझाया, बंटवारे का। फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांटने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन ये बंटवारा बड़ा अजीब था। उस वक्त यहूदी आबादी कुल आबादी का सिर्फ 1/3 थी, और उनके पास 7% से भी कम जमीन थी। लेकिन उन्हें 56% जमीन दे दी गई। अरब नेताओं के लिए ये सरासर नाइंसाफी थी, और उन्होंने इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 14 मई 1948, जैसे ही फिलिस्तीन से आखिरी ब्रिटिश जहाज निकला, डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य के जन्म का ऐलान कर दिया।
और ठीक अगले ही दिन 15 मई को 5 पड़ोसी अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने मिलकर इस नए देश पर हमला कर दिया। उस जंग का नतीजा? एक ही जंग, लेकिन दो बिल्कुल अलग हकीकतें। इजराइल के लिए ये एक चमत्कार था, एक जीत। वो न सिर्फ बच गए बल्कि उन्होंने 27% जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए ये नकबा था, एक ऐसी तबाही जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग रातों रात अपने ही घरों से बेघर हो गए, शरणार्थी बन गए। लेकिन 1948 में कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक नए और भी ज्यादा पेचीदा संघर्ष की बस शुरुआत थी। अब हम ये देखेंगे कि उस एक साल की घटनाएं आज भी इस 21वीं सदी में इस पूरे इलाके की तकदीर कैसे लिख रही हैं। अगले कुछ सालों में और भी कई जंगें हुईं, लेकिन 1967 की 6 दिवसीय जंग एक और बड़ा मोड़ लेकर आई। उस जंग के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया था। इसका मतलब था कि अब 10 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनी सीधे इजरायली सैन्य शासन के तहत आ गए थे। और आज भी, इतने दशकों बाद भी, जब शांति की बात होती है तो वही पुराने सवाल आकर सामने खड़े हो जाते हैं। 1948 में बेघर हुए उन लाखों शरणार्थियों का क्या होगा? 1967 में कब्जे में लिए गए इलाकों की सीमाएं क्या होंगी? वेस्ट बैंक में लगातार बस रही यहूदी बस्तियों का भविष्य क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, यरूशलेम किसका होगा? ये वो सवाल हैं जिनकी जड़ें सीधे 1948 और 1967 में हैं। तो हम आखिर में इसी एक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। जब एक ही जमीन से जुड़ी दो कौमों का अतीत इतना अलग हो, एक की जीत दूसरे की हार हो, एक की यादें दूसरे का जख्म हो, तो उस जमीन पर एक साजे भविष्य की बुनियाद कैसे रखी जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी जवाब की तलाश में है।